Hello students, our today's lecture is generations of computer. Generations का मतलब होता है पीढ़ियाँ. जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स की पीढ़ियाँ होती हैं, मीन्स हम मम्मी पापा, दादा दादी, परदादा परदादी, इसी तरीके से कंप्यूटर की भी पीढ़ियाँ होती हैं. जो काम हमारे जो पहले वाली पीढ़ियाँ थी, जैसे दादा दादी, वो नहीं कर पाते थे, वो काम हम आज इजीली कर सकते हैं. ठीक है. इसी तरीके से जो कंप्यूटर की पहली वाली पीढ़ियाँ थी वो सारे काम नहीं कर पाती थी जो आज का कंप्यूटर कर पाता है. ओके, मीन्स ओवर द टाइम कंप्यूटर में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए हैं जिसकी वजह से हमें आज इतना एडवांस और इतना पावरफुल कंप्यूटर मिला है. सो हमारे लेक्चर स्टार्ट करते हैं. कंप्यूटर की करंटली 5 जनरेशन्स हैं और अभी जो कंप्यूटर हमारे पास आते हैं वो 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं. The 5 generations of computer is characterized by a major technological development that fundamentally changed the way computers operate, resulting in increasingly smaller, cheaper, more powerful and more efficient and reliable computing devices. इसका मतलब है ओवर द टाइम मीन्स जब पहला कंप्यूटर बना था तब से लेके अब तक कंप्यूटर में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई हैं. मीन्स टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से हमारा जो कंप्यूटर है वो बहुत साइज उसका छोटा हो गया है, वो सस्ता हो गया है, ज़्यादा पावरफुल हो गया है, ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है, रिलायबल हो गया है. ज़्यादा रिलायबल मीन्स ज़्यादा भरोसेमंद हो गया है. ठीक है. तो कुछ चेंजेस हमारे कंप्यूटर में ओवर द टाइम हुए, उसकी वजह से हमारा कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है. हमारी जो 5 जनरेशन है वो कंप्यूटर की वो है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड 5th जनरेशन. करेंटली हमारे पास 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स आते हैं. जो फर्स्ट जनरेशन का टाइम था वो था 1940 टू 1956. फीचर्स क्या थे फर्स्ट जनरेशन के? वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड. मीन्स कंप्यूटर जिन एलिमेंट से मिल के बना होता है वो वैक्यूम ट्यूब्स होते थे. फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब से हम कंप्यूटर बनाते थे. सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली. कंप्यूटर में हमारे पास 3 टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं: मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है. मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर सिर्फ 01 की फॉर्म में ही काम करता है. ठीक है. मीन्स हमें कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देनी होती है तो हम 01 की फॉर्म में ही देते हैं. ठीक है. असेंबली लेवल लैंग्वेज में थोड़े से इंग्लिश लाइक कीवर्ड्स आ गए. फॉर एग्जांपल हमें कंप्यूटर को कुछ एडिशन की इंस्ट्रक्शन देनी है तो हम ADD लिखते हैं. ठीक है. उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज में पूरी ही कोडिंग इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में होती है. जैसे C में हम कोडिंग करते हैं, C++ में, जावा में. ठीक है. तो करंटली जो कंप्यूटर्स हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं और जो पहले के कंप्यूटर्स होते थे उनमें सिर्फ मशीन लैंग्वेज चलती थी. ह्यूज इन साइज. जो कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन में थे उनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा था. मीन इतना बड़ा कि आज के 3 रूम्स को मिला के जो स्पेस हमारे पास बनेगा उसमें एक कंप्यूटर आएगा. इतने बड़े होल में सिर्फ एक ही कंप्यूटर फिट होता था. इतना बड़ा साइज हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर का था. अनरिलायबल. रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद. अनरिलायबल मीन्स जिस पे भरोसा ना किया जा सके. ठीक है. क्यों? क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी. वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता था और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोई डिवाइस लेगी उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी, उतनी जल्दी वो गर्म होगी और जो जितनी जल्दी गर्म होगी उतनी जल्दी वो खराब होगी. ठीक है. तो कंप्यूटर्स कभी भी खराब हो जाते थे, बहुत जल्दी उनके जो पार्ट्स थे वो खराब हो जाते थे, इसीलिए वो अनरिलायबल थे. वेरी कॉस्टली मीन्स बहुत ज़्यादा महंगे आते थे क्योंकि इतना बड़ा साइज था कंप्यूटर का. ठीक है. तो जो नॉर्मल इंसान है वो उसको यूज़ नहीं करते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे. कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बहुत ज़्यादा बिजली की कंजप्शन इसमें होती थी, बहुत ज़्यादा बिजली की खपत होती थी. जनरेट लॉट ऑफ हीट. क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजली ले रहा है तो बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करता था. एयर कंडीशनर्स रिक्वायर्ड. क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा निकल रही है तो जब तक हम उस पर AC नहीं लगाएंगे हीट की वजह से वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा. इसीलिए AC
हम उसके ऊपर लगा के रखते थे ताकि वो बहुत जल्दी ख़राब ना हो, इसीलिए। सो एयर कंडीशनर्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थे, बिना एसी के वो काम नहीं कर पाता था। स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हम आज यूज़ करते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे। उस टाइम के इनपुट डिवाइसेस पंच कार्ड थे, ठीक है, और आउटपुट प्रिंट आउट की फॉर्म में आता था। तो ये दोनों ही पंच कार्ड्स और जो प्रिंट आउट मशीन थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी, ठीक है। ये नहीं कि आज काम किया और अभी आपको आउटपुट दिख जाएगी, ऐसा नहीं था। आज काम किया और आपको कई दिन बाद जाके उसकी आउटपुट दिखती थी। नॉन पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब कोई चीज़ जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव करवा सको, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सको, उसको हम पोर्टेबल बोलते हैं। क्योंकि इनका साइज़ इतना बड़ा था तो इनको मूव करवाना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए नॉन पोर्टेबल है। जो मैंने अभी बात की वैक्यूम ट्यूब्स की, कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब से बनते थे, ये वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं, ऐसी दिखती हैं, ये कंप्यूटर को बनाने में यूज़ होती थी। और ये है हमारे फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। ये ऐसा दिखता था, पूरे रूम में, पूरे एक हॉल में एक ही कंप्यूटर आता था। नेक्स्ट कम्स सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। सेकेंड जनरेशन का जो टाइम था वो था 1956 टू 63। फीचर्स देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड, मीन्स अब हमने वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करना बंद कर दिया और ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। सपोर्टेड मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, मीन्स अब ये दोनों पे काम कर पाता था, मशीन लैंग्वेज पे भी और असेंबली लैंग्वेज पे भी। स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, साइज जो है कंप्यूटर का वो छोटा हो गया। जो फर्स्ट जनरेशन में इतना बड़ा कंप्यूटर था उसका साइज रिड्यूस हो गया। मोर रिलायबल देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, मीन्स भरोसेमंद कंप्यूटर बन गया। जो पहला कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन के, जो हमारे कंप्यूटर्स थे, वो अनरिलायबल थे क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे। ये उससे ज़्यादा रिलायबल हो गया, बहुत ज़्यादा भरोसेमंद हो गया। स्टिल वेरी कॉस्टली, लेकिन अभी भी इसकी कॉस्ट जो है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, मीन्स जो बिजली की खपत थी वो पहली जनरेशन से कम थी। प्रोड्यूस लेसर हीट देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, अब बिजली कम ले रहा है तो हीट भी कम प्रोड्यूस करेगा। एयर कंडीशनर रिक्वायर्ड, लेकिन अभी भी कुछ हीट प्रोड्यूस करता था जिसके लिए एसी की ज़रूरत अभी भी थी। फास्टर एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा फास्ट था। ये जो हमने अभी ट्रांजिस्टर्स की बात की, वो ये ट्रांजिस्टर है, ऐसा दिखता है, इससे मिलके हमारा कंप्यूटर बना होता था। और ये है सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की फ़ोटो। देखिए कितना साइज जो है रिड्यूस हो गया है, एक टेबल पे आ रहा है, पहले एक रूम में आ रहा था, अब एक टेबल पे इसका साइज आ रहा है। नेक्स्ट इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन का जो टाइम था वो था 1963 टू 71। फीचर्स देख लेते हैं। ICs वर यूज्ड, ICs मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं? एक छोटी सी सिलिकॉन चिप होती है, उस पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स फैब्रिकेटेड होते हैं, मीन्स बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स एक ही चिप पे लगा दिए गए, जिससे कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया। ठीक है, साइज छोटा हो गया तो कम इलेक्ट्रिसिटी लेगा, कम इलेक्ट्रिसिटी लेगा तो कम हीट जनरेट करेगा, कम हीट जनरेट करेगा तो ज़्यादा रिलायबल होगा, कॉस्ट भी कम होगी। ठीक है, तो सपोर्ट हाई लेवल लैंग्वेज। अब इस जनरेशन में हमने हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करनी शुरू कर दी। फर्स्ट में हमने मशीन लैंग्वेज यूज़ की थी, सेकंड में हमने असेंबली, और थर्ड में हम हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करने लग गए। ऑपरेटिंग सिस्टम्स वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार थर्ड जनरेशन में यूज़ हुआ था। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो आज के दिन हम विंडोज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में थर्ड जनरेशन में यूज़ हुआ था। स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। सेकेंड जनरेशन से जो साइज़ है वो छोटा हो गया थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स का। मोर रिलायबल देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, भरोसेमंद हो गए जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, वो मोर रिलायबल हो गए एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। स्टिल कॉस्टली, लेकिन अभी भी जो महंगे थे कंप्यूटर्स, ठीक है,
रिक्वायर्स लेसर मेंटेनेंस, क्योंकि हीट कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, तो ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होंगे, तो मेंटेनेंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत इनको नहीं थी। मीन सेकेंड जनरेशन के कंपैरिजन में जो मेंटेनेंस थी वो कम रिक्वायर्ड थी। कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, जो बिजली की खपत थी वो भी कम हो गई सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स से। थर्ड जनरेशन में जब हम आए, प्रोड्यूस लेसर हीट, ठीक है, क्योंकि बिजली कम ले रहा है तो हीट भी कम प्रोड्यूस करेगा। एयर कंडीशनर रिक्वायर्ड, लेकिन अभी भी एयर कंडीशनर की ज़रूरत थी। जो अभी हमने आईसी की बात की थी, ये है वो आईसी, ऐसे दिखती है। ये एक सिलिकॉन चिप होती है, इसके ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स फैब्रिकेटेड होते हैं, ठीक है। एक आईसी के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स हम लगा पाते थे। इस आईसी की वजह से जो हमारा कंप्यूटर्स का साइज है वो कम हो गया, क्योंकि एक छोटी सी चिप पे हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स आप लगा रहे हो, मीन्स एक जो कंप्यूटर होगा उसका साइज बहुत कम होगा और बहुत ज़्यादा वो पावरफुल होगा। ये है थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर, जो एक टेबल के साइज का सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था, उससे जो इसका साइज है वो और ज़्यादा कम हो गया है। नेक्स्ट कम्स फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का जो टाइम था वो था 1972 टू 2010। इसके फीचर्स देख लेते हैं। VLSI was used. VLSI means very large scale integration. मीन्स आईसी पे जैसे हम हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगाते थे एक छोटी सी चिप पे, VLSI में उसी चिप के ऊपर हम थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को फैब्रिकेट करने लग गए। मीन्स साइज वही है बट उसके ऊपर और ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स हमने फैब्रिकेट कर दिए। पोर्टेबल एंड रिलायबल, इसका साइज इतना छोटा हो गया कि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा है पोर्टेबल, ठीक है। रिलायबल मीन्स भरोसेमंद, क्योंकि अब इसका साइज कम हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी कम लेगा तो हीट कम जनरेट करेगा, और हीट कम जनरेट करेगा तो खराब होने के चांसेस कम है, इसीलिए ये है रिलायबल। वेरी चीप, इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, इसीलिए ये जो है कंप्यूटर्स जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो डेली अपने जनरल पर्पस के लिए कंप्यूटर्स को यूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए ये कंप्यूटर अवेलेबल हो गया। नेक्स्ट इज़ वेरी स्मॉल साइज़, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा कम हो गया, बहुत छोटे साइज़ का कंप्यूटर बन गया। पाइपलाइन प्रोसेसिंग, जो अभी तक हमने 3 जनरेशन पढ़ी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, उन सब में एक टास्क एक टाइम पे होता था, मीन्स कंप्यूटर एक टाइम पे एक ही काम करेगा। बट फोर्थ जनरेशन में पाइपलाइन प्रोसेसिंग का काम आया, मीन्स एक टाइम पे कंप्यूटर स्विच करके बहुत सारे काम कर सकता है। जैसे अभी हम आज के कंप्यूटर में जैसे सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं, साथ में MS वर्ड पे काम कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, सारे काम एक साथ कर पाते हैं, वो है पाइपलाइन प्रोसेसिंग की वजह से। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स ने फर्स्ट टाइम पाइपलाइन प्रोसेसिंग का यूज़ करना शुरू किया था। नो AC रिक्वायर्ड, ठीक है, इसमें इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होती कि हमें AC की ज़रूरत हो, तो इसमें कोई AC की ज़रूरत हमें नहीं थी। कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इस टाइम में पहली बार इंटरनेट का कंसेप्ट आया था, मीन्स फोर्थ जनरेशन ने पहली बार इंटरनेट कंप्यूटर में चलाया था। कंप्यूटर बिकेम इजीली अवेलेबल, मैंने अभी बताया नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स को डेली यूज़ के लिए, डेली पर्पस, जनरल पर्पस की यूज़ के लिए कंप्यूटर्स अवेलेबल हो गए, क्योंकि वो सस्ते थे तो इजीली अवेलेबल भी हो गए। नेक्स्ट इज, ये है हमने जो अभी VLSI की बात की, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं एक छोटी सी चिप पे कितनी सारी पिन्स लगी हैं, ठीक है, ये सारी पिन्स ट्रांजिस्टर्स हैं, तो एक VLSI चिप पे हम थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को इम्प्लीमेंट कर पाते थे, ठीक है। और ये है फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर। नेक्स्ट कम्स फिफ्थ जनरेशन, जो है 2010 से स्टार्ट हुई थी और अभी तक फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हम यूज़ कर रहे हैं। फीचर्स देख लेते हैं। ULSI इज़ यूज्ड, मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल में क्या होता है, देखो सबसे पहले आईसी में हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर एक चिप पे लगाए हमने, ठीक है। उसके बाद VLSI में हमने थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक चिप पे लगाए, और अब आ गई ULSI मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें हम लैक्स ऑफ
ट्रांजिस्टर्स एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं. ऑल हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा एटसेट्रा आर यूज्ड इन दिस जनरेशन. जो हाई लेवल लैंग्वेजेस आज हम यूज़ करते हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, वो सब 5th जनरेशन की लैंग्वेजेस हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट हमारा 5th जनरेशन में आया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है कि जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप अपने फ़ोन में टाइपिंग करते हो, कोई भी वर्ड जो आप नया लिखते हो वो ऑटोमेटिकली डिक्शनरी में ऐड हो जाता है. नेक्स्ट टाइम जब आप उस वर्ड को लिखते हो तो ऑटोमेटिकली आप बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको दिखाता है, वहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हो. तो दिस इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, नेक्स्ट इज रोबोटिक्स. रोबोटिक्स का कंसेप्ट हमारा 5th जनरेशन का है. जो रोबोट्स हम बनाते हैं वो 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाते हैं. न्यूरल नेटवर्क्स का कंसेप्ट 5th जनरेशन में आया. न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं? न्यूरल नेटवर्क्स का कंसेप्ट जो है वो आता है न्यूरॉन से. न्यूरॉन क्या होता है? हमारा माइंड जिस तरीके से सिग्नल भेजता है, ठीक है, न्यूरॉन टू न्यूरॉन जो सिग्नल हैं वो ट्रांसमिट होते हैं. इसी कंसेप्ट को यूज़ करके कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं कि कंप्यूटर एक इंफॉर्मेशन को कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजेगा. न्यूरॉन्स का कंसेप्ट यूज होता है, इसीलिए इसका नाम है न्यूरल नेटवर्क्स. जब आप बड़ी क्लासेस में हो जाएंगे तब आप न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में अच्छे से डिस्क्रिप्शन बेस्ड जो स्टडी होती है वो आप कर पाएंगे. अभी आपके लिए इतना ही इनफ है. सो ये जो हमारा ULSI की हमने बात की, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वो इस तरीके की चिप होती है. एक सिलिकॉन चिप होती है जिसके ऊपर लैक्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स फैब्रिकेटेड होते हैं, मतलब लगे होते हैं. और ये है हमारे 5th जनरेशन का कंप्यूटर. मीन्स जो भी कंप्यूटर है, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, पाम टॉप होता है, या नोटबुक होती है, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं? 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं. So it was all about generations of computer. I hope you understood the lecture very well. If you have any doubt, you can message me or you can mention it in your comment below. Thank you.